नमस्ते दोस्तों। 56 देशों के इस्लामिक संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी को भारत ने आज कड़ी फटकार लगाई है और इस फटकार के बाद शायद ये संगठन दोबारा भारत के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास करने से पहले हजार बार सोचे। इस फटकार को लगाने के पीछे कारण था कि कल यानी 5 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और इसकी एनिवर्सरी बनाई जा रही थी। इस संगठन ने अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर कश्मीरियों के मानवाधिकार की बात की और भारत के सभी फैसलों को वापस लेने की मांग की। इस मांग के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची आगे आए और उन्होंने कहा कि भारत को आज से 50 साल पहले यह बात कह देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आईओसी के इस बयान से मजहबी बू आ रही है। ऐसे बयान आए जो बात उजागर करते हैं कि ओआईसी आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित है। ये बात काफी बड़ी बात थी। इस बात को लेकर ओआईसी का एक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री मनीष भाटिया जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, ओआईसी ने जो ये एक प्रस्ताव पास किया और उन्होंने ये कहा कि भारत ने कश्मीर में मानव अधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसको बंद करना चाहिए और उन्होंने कहा कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसमें जो भारत ने धारा 370 हटाई, ये सब चीज़ें जो बात उन्होंने कही कि उसको हटा देना चाहिए, इस तरह की बातें जो कि आमतौर पर पाकिस्तान करता है। इसके बाद जो विदेश मंत्रालय की टिप्पणी और ओआईसी का जो चेहरा सामने लेके आई विदेश मंत्रालय की टिप्पणी कि वो एक इस्लामिक एजेंडे के तहत काम कर रहा है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे ओआईसी के विषय में? देखिए जी, बहुत ही दुखद है। ये भारत का एक आंतरिक मामला है। भारत एक संपूर्ण एक राष्ट्र, इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है, हमारा अपना संविधान है और हमारे संविधान के अनुसार जो भी हमारे देश के लिए बेहतर होगा, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की चुनी जो प्रतिनिधि हैं, वो इसके ऊपर फैसला लेंगे। किसी भी बाहरी ताकत को, भले वो किसी भी संगठन से रिलेटेड हो, किसी देश से रिलेटेड हो, उनको कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के किसी भी आंतरिक मामले में कोई टिप्पणी करें। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं, क्या उस इस्लामिक संगठन जो ये बना हुआ है, उनको जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस तरीके से रोज वहां बर्बरता हो रही है, पाकिस्तान की सेना वहां के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, फायरिंग कर रही है ओपन के अंदर, और वो पाकिस्तान से आजादी की मांग उठा रहे हैं, क्या उनको वो नजर नहीं आ रहा? चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ इतने सालों से, उनका कोई वहां पर किसी तरीके का उनका कोई नागरिक अधिकार नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की उनकी आवाज उठाने की बात नहीं, क्या उनको वो नजर नहीं आ रहा? तो पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर मूल देशों के अनुसार जो उनका कानून है, जो उस देश का संविधान है, जो उस देश के जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए जो भी जरूरी है वो देश में कदम उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही स्टैंड स्ट्रांगली भारत का रहना चाहिए। मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारें जो हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में उन संबंधों को बनाए रखने की खातिर, तुष्टीकरण की खातिर इन संगठनों को इतनी अहमियत दे दी कि उनकी आज इतनी हिम्मत है कि वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में टिप्पणी कर रहे हैं, दखल दे रहे हैं और हमें सलाह दे रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है और इसी प्रकार से हमें जब भी वो इस प्रकार का कोई भी हमारे देश का आंतरिक मुद्दा हो जिससे उनका कोई लेना देना नहीं, अगर वो टिप्पणी करें तो उसी प्रकार की हमें लगता है कि फटकार उनको लगानी चाहिए, जिससे उनको समझ में आ जाए कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। आज भारत सक्षम है, भारत ताकतवर है। आज भारत की जो सुनवाई है पूरे विश्व के अंदर है, तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से पहले उनको अपने जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो भारत से उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, जो द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है, उनको भी दिमाग में रखना होगा कि इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में उनके साथ जो संबंध है भारत के खराब होंगे। भारत को इस चीज का एहसास भी उनको कराना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत आज वो देश नहीं है जो आज से 50 साल पहले था। दोस्तों, आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो ओआईसी है, ये वास्तव में जो संगठन था, इसको बनने के कारण क्या थे। ये संगठन तब बना जब इजराइल
ने सभी जो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोला, एक जंग शुरू हुई। उस जंग में जब ये सारे के सारे इस्लामिक मुल्क जो हैं हारने शुरू हो गए, तो आखिरकार उस लड़ाई के बाद इन लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ एक मोर्चा खोलने का प्रयास किया, एक संगठन बनाया जिसके अंदर उसके खिलाफ बातें की गई। साथ ही साथ इसके अंदर एक बार भारत को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के जो उस समय के तानाशाह थे उन्होंने इस संगठन के अंदर भारत को शामिल करने का विरोध किया। और उनका, हालांकि भारत में उस समय भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स थे, बहुत सारे देशों से ज़्यादा मुस्लिम्स भारत में उस समय भी थे, लेकिन भारत को इसका हिस्सा नहीं बनाया गया। इस संगठन का मुख्य कार्य केवल भारत की निंदा करना, इजराइल की निंदा करना और हलाल जैसे बिजनेस को मुसलमानों तक फैलाना और इकट्ठे होकर उन सभी देशों के खिलाफ लड़ने के लिए आपस में चर्चा करना जो इस्लाम के खिलाफ हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ ना हो तो आपस में लड़ना, इस चीज़ को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि ये संगठन किस प्रकार से एक तरफा बात करता है। इस संगठन ने कभी भी मुसलमानों का जुल्म जो दुनिया में हो रहा है उसको नहीं देखा। जैसा कि अभी मनीष जी ने ही बताया कि जो चीज़ दुनिया में हो रही है वो दिखाई नहीं देता। विगर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम होता है चीन के अंदर, उसके ऊपर ये संगठन नहीं बोलता। और आज जो है इस संगठन के दो ठेकेदार बने हुए हैं, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब। ईरान शियाओं के लिए बात करता है तो दूसरा जो है सुन्नी वहाबियों की चिंता करता है। और इनको लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया, इन सब जगह पर जो भी मसले होते हैं वो सब नहीं दिखते, लेकिन इन्हें इजराइल और केवल पाकिस्तान उसका एक संगठन का हिस्सा होने के कारण कश्मीर का मुद्दा मिलता है। आज तक ये जो संगठन है ये अपने मुद्दे नहीं सुलझा पाए। 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर जो जुल्म किए, 30 लाख बंगाली मुसलमानों पर जो जुल्म किया, आज तक ये संगठन उसके बारे में नहीं उसने बोला। रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर ओआईसी आज तक कुछ नहीं बोला। तो मनीष जी, ये सब चीज़ें जो इसके दोगलापन जो दिखता है कि जब दुनिया के अन्य देशों पर, जैसा कि आपने बताया कि चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है, और हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जब अभी हाल ही में इस ओआईसी संगठन के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में इकट्ठा हुए, तो इन सब ने जो है उसके अंदर विशेष रूप से चाइना को भी बुलाया। चाइना के मंत्री आए, उनको उन्होंने खूब स्वागत किया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहीं भी वीगर मुसलमानों के बारे में बात नहीं की। ये जो इनका दोयम दर्जे का जो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग प्रकार का इनका जो बात है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि वास्तव में ये लोग पाकिस्तान का जो आतंकवाद का एजेंडा है उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, और केवल कुछ देशों की ही इसमें बात होती है, कुछ देशों के अलावा इनके ऊपर उनके कोई काम नहीं है, ना इनकी अर्थव्यवस्था ठीक है, ये दूसरों से केवल कर्जा ही मांगना जानते हैं। देखिए, इसके अंदर दो तरीके के राष्ट्र हैं। मैं समझता हूँ संगठन के अंदर कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो आज की डेट में बहुत सक्षम है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, जिनके पास आज बहुत अद्भुत संपत्ति है तेल की वजह से। दूसरे राष्ट्र वो हैं जो इनके पिछलग्गू हैं, जिनको ये रेवड़ियां बांट के अपने साथ खड़ा रखते हैं और जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो बेसिकली ये मुझे जहां तक समझ में आता है, ये एक लॉबिंग है। ये लॉबिंग करके किसी ना किसी प्रकार से दबाव बनाया जाए दूसरे देशों के ऊपर, और इन सब जो राष्ट्र जो इनके ऊपर निर्भर हैं उनको अपने पीछे खड़ा करने के लिए किसी न प्रकार से इस तरह के मुद्दों को भी उठाया जाए, जिससे कि वो इनको अपना नेता माने और इनके माध्यम से जो है पूरे विश्व में अपनी आवाज को पहुंचाने की वो कोशिश करें। ये एक लॉबिंग का प्रोसेस है। नहीं तो मुझे लगता है जितने भी राष्ट्र इसके अंदर शामिल हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में भारत से करोड़ों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय वहां देशों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बनस्पत अगर हमें देखा जाए तो पाकिस्तान की आज उन देशों के अंदर जो हालत है आज भी खराब है। सिर्फ वो लेबर वर्क पाकिस्तान के नागरिक वहां पर उन देशों के अंदर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लॉबिंग है। उस लॉबिंग के अंदर अपने आप को मुसलमानों का एक बहुत बड़ा एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव दिखाने की कोशिश है, जबकि पूरे विश्व के अंदर जहां पर मुसलमान गरीबी में जी रहे हैं, जहां मुसलमान आपके अनपढ़ हैं, जहां पर उनके पास रोजगार नहीं है, मुझे लगता है अगर ये संगठन उनको रोजगार देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी जो कुरीतियां उनको समाप्त करने के लिए, जैसे उन्होंने अपने देश में समाप्त करी है, अपने देश को एक
विकसित किया, उसी प्रकार से अगर बाकी देशों में जहां मुस्लिम आबादी है, अगर उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस संगठन का होने का कोई सकारात्मक पहलू हमारे सामने आएगा। अगर सिर्फ अपने आपने एक लॉबिंग करनी है, एक राजनीति करनी है इस संगठन को बना के, इस मंच के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि भारत आज सक्षम है इन सबको अकेले जवाब देने में। भारत इनके रहमो करम पे नहीं है। भारत अपनी हर प्रकार की जरूरत को और अपनी रक्षा करने के लिए, अपने देश की सीमाओं के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। तो हमें इस तरह के दोगले संगठनों को, उनको आईना दिखाना चाहिए और एक पॉजिटिविटी के साथ उनको बोलना चाहिए कि आप वाकई अगर मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनकी बेहतरी के लिए करो, जिससे कि आम मुसलमान की जिंदगी में किसी प्रकार की जो एक बढ़ोतरी हो, उनका जो स्तर है, पढ़ाई का स्तर, रहने का स्तर, उसमें बेहतरी हो। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा बनस्पत एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके और सब मिलकर उसका बयान दें, उसका मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूची मुसलमानों को जो पाकिस्तान मार रहा है उसको लेकर ओआईसी ने कभी कुछ नहीं कहा। हुती विद्रोहियों के बारे में कुछ नहीं कहा। बगदाद में जब नूरी मस्जिद को उड़ा दिया गया तब इसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उदयपुर में कन्हैया लाल की जब गर्दन रेत दी गई इस्लाम के नाम पर तब भी इसने नहीं कहा। लेकिन ये जो संगठन है केवल कुछ लोगों को ही इनको दिखता है कि जब इनको लगता है कि मुसलमानों के ऊपर कुछ हो रहा है तो इनको समझ आती है कि ये कुछ हो रहा है। अन्यथा अगर गैर मुस्लिम को, मुसलमान को उसके ऊपर अत्याचार करते हैं तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन ने तो यहाँ तक भी कहा था मनीष जी कि ये संगठन एक ऐसा संगठन है जो केवल और केवल मुसलमानों को शिकार गैर मुसलमानों से होता हुआ देखता है तो केवल बोलता है, लेकिन जब मुसलमान के ऊपर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, तो ये संगठन चुप हो जाता है। ओआईसी केवल कश्मीर को लेकर एक दिखावा करता है। मेरे हिसाब से तो मनीष जी शायद आप इस पे बोलना चाहेंगे कि जैसा कि अभी हाल ही में चाइना और ताइवान के बीच में आपसी संबंधों को लेकर जो तनाव चल रहा है, उसके बीच कुछ देशों ने अमेरिका का समर्थन किया तो चीन ने उन देशों के राजनयिकों को तलब किया। उसमें से यूरोपियन यूनियन के राजनयिक भी मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें अगर चाइना एक ऐसे छोटे देशों को बुला के उनके राजनयिकों को समझा सकता है और ये कह सकता है कि तुम मेरे मामलों में अगर दखल दोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तो भारत इन देशों के जो छोटे छोटे जो देश हैं इसके अंदर, इस संगठन के अंदर, वो अगर इस प्रकार के प्रस्ताव पास हो रहे हैं, उसमें हामी भर रहे हैं, तो भारत को भी उन देशों के राजनयिकों को बुला के तलब करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि तुम हमारे देश के अंदरूनी मामलों के अंदर दखल ना दें और अपने संगठन को भी समझाएं कि ऐसा ना करें। तो ये जो चीज़ है भारत को भी एक सख्त रूप अपनाना चाहिए आगे जाकर। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें इस चीज के लिए अपना एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा और पूरी दुनिया को संदेश देना पड़ेगा कि किसी भी देश को अधिकार नहीं है भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का या भारत को सलाह देने का। और कोई भी देश अगर इस तरह की हिमाकत बार बार करता है तो हमें किसी ना किसी प्रकार से उनको इस चीज के लिए बुला के उनको एक बार चेताना चाहिए और उनको एक तरीके का एक चेतावनी देनी चाहिए कि भविष्य में अगर वो उस प्रकार की चीजें करते रहेंगे तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो आपस के संबंध है उसको उनको कहीं ना कहीं उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। जब तक हम ऐसा अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लेंगे, वो भारत को एक सॉफ्ट राष्ट्र के रूप में समझेंगे, एक नरम देश के रूप में समझेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहेंगे। हमें अग्रेसिव मोड में आना पड़ेगा। हमने बहुत साल आजादी के बाद इन देशों के साथ नरम अख्तियार रुख करके देख लिया कि किसी भी प्रकार से ये हमारी बात को समझेंगे, पर मुझे लगता है कि जहां पर हमें सख्ती से पेश आना चाहिए, हमें सख्ती से पेश आना चाहिए। और जिस प्रकार से चाइना ने सभी देश, जिन राजनयिकों को बुला के जिस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराया है, भारत को भी भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी चीज होती है, भारत को भी यही स्टैंड लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अमेरिका ने इराक ईरान के अंदर जो लड़ाई हुई उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, इराक के अंदर पूरा इराक देश बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान का बुरा हाल करके छोड़ के चले गए, उन संगठनों को क्या वो नहीं दिखता? क्यों अमेरिका के खिलाफ वो प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करते? क्यों इजराइल के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करते? क्योंकि वो देश ताकतवर है। उनको पता है कि अगर हम इनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करेंगे तो इसका खामियाजा हमें किसी ना किसी रूप में, आर्थिक प्रतिबंधों के रूप में या सैनिक कार्रवाई के रूप में एक तरीके से फेस करना पड़ेगा। तो भारत का भी यही स्टैंड होना चाहिए कि अगर आप भारत के आंतरिक मामलों में दखल दोगे, गैर जिम्मेदार टिप्पणियां करोगे, इस प्रकार के संगठन बना के जो एक
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों बना के अगर इस प्रकार के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाओगे तो भारत भी इस प्रकार का स्टैंड ले सकता है। ये बात हमें स्ट्रांग तरीके से विश्व बिरादरी के सामने रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया अब ओआईसी के मजहबी चेहरे को समझ चुकी है और रही कहीं जो कसर है वो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी ये कहकर पूरी कर दी है कि ओआईसी के इस बयान से मजहबी बू आ रही है। ऐसे बयान उजागर करते हैं कि ओआईसी आतंकवाद के जरिए चलाए जा रहे सांप्रदायिक एजेंडे के लिए समर्पित है। और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिस इजराइल को ये हमेशा धमकियाँ देते रहते हैं कि इजराइल ने अगर गाज़ा या फ़िलिस्तीन पर कुछ भी किया तो उसके जो है नतीजे इजराइल को भुगतने पड़ेंगे, लेकिन आज तक ये संगठन ये नहीं बता पाया कि इजराइल को क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे इस्लामिक संगठन जो हैं इजराइल के पाले में चले गए हैं, उसके साथ व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इजराइल है कि इजराइल आज भी अपने स्थान पर खड़ा है। जैसा कि मनीष जी ने कहा कि जो मजबूत है, जो ताकतवर है, उसी के सामने सिर झुकाते हैं। और हाल ही में इजराइल ने फिर से गाज़ा पर हमला किया और फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े एक कमांडर समेत 10 लोगों को उसने मार गिराया। तो ये जो बात है इजराइल की, और भारत ने जिस प्रकार से इस संगठन को बोला है, तो इस संगठन के बारे में तो अब दुनिया जान ही गई है कि ये संगठन कुछ नहीं, केवल कुछ मजहबी लोगों का एक ग्रुप है जिनके पास कुछ नहीं है सिवाय रोने के। और अगर अपने देश के लोगों को ये रोना नहीं दिखाएंगे ये लोग, तो वो लोग उनसे पूछेंगे कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जवाब इन देशों के पास नहीं है। इनके देशों में इनका जो मुखिया बना हुआ घूम रहा है आज पाकिस्तान, वहाँ पर राजनीतिक स्थिति खराब है, वहाँ पर खाने की स्थिति खराब है, वहाँ पर लोगों को चाय तक नसीब नहीं है। वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि चाय तक मत पियो। लोग आज वहाँ पर पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनके रुपए की कीमत कई गुना कम हो चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आजकल सोशल मीडिया पे ये भी एक चुटकुला चल रहा है कि भारत के बहुत सारे उद्योगपति शायद पाकिस्तान को खरीदने की बोली लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी दिवालिया होने जा रहा है। लेकिन फिर भी ये संगठन केवल और केवल ये सोचकर कि शायद इस संगठन ओआईसी के जरिए ये भारत को बदनाम कर सकेंगे या भारत के खिलाफ कोई मोर्चा खोल सकेंगे, तो ये सब इनके ख्याली पुलाव हैं। और भारत सरकार की ये टिप्पणी इन संगठनों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मनीष जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस विषय पर अपनी राय रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए विषय के साथ। नमस्ते।